पहला टॉपिक है हमारा रेमेडियल टीचिंग। रेमेडियल टीचिंग मतलब होता है, रेमेडी मीन्स इलाज। तो इलाज किसका किया जाता है? जो बीमार रहता है। तो शिक्षा में बीमार कौन है? जो बच्चा पीछे रह जाता है उसे क्लास के बराबर लाने के लिए रेमेडियल टीचिंग किया जाता है। और इससे पहले क्या करते हैं? हम डायग्नोसिस करते हैं। डायग्नोसिस का मतलब होता है जैसे आप बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर जांच करते हैं, उसी तरह डायग्नोसिस के द्वारा टीचर देखते हैं कि बच्चे कौन से टॉपिक में पीछे चले गए हैं या उन्हें क्या समझ में नहीं आ रहा है। तो रेमेडियल टीचिंग जो होता है उसमें डायग्नोसिस शामिल होता है। दूसरा है इंक्लूसिव एजुकेशन। इंक्लूसिव का मतलब होता है सबके लिए शिक्षा। इसमें एक ही स्कूल में एक ही छत के नीचे विकलांग, मानसिक रूप से मंद या डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया जितने भी प्रकार के समस्याएं सबसे ग्रसित बच्चे को एक साथ ही पढ़ाया जाता है। यानी ये एजुकेशन फॉर ऑल होता है, सबके लिए शिक्षा। इसमें सहयोग के भावना द्वारा बताया जाता है और एक दूसरे का सहयोग करके बच्चे आपस में पढ़ना सीखते हैं। फिर है वैरायटी लर्निंग। वैरायटी का मतलब होता है एक क्लास में तरह तरह के बच्चे होते हैं, तो उसे समझने के लिए अलग अलग तरीके का इस्तेमाल किया जाता है टीचर द्वारा। क्योंकि कुछ बच्चों को बोर्ड से समझ में आता है, कुछ को सुन के आता है, कुछ को लिखने से आता है। तो वैरायटी लर्निंग जो होता है उसमें एक्टिविटी कराया जाता है, पेयर वर्क कराया जाता है, ग्रुप वर्क कराया जाता है और पूरा क्लास का एक्टिविटी यानी होल क्लास एक्टिविटी का मतलब होता है कि पूरे क्लास मिलकर कोई काम करता है। पेयर मतलब होता है दो लड़का मिलकर अगर कोई काम कर रहा है, और ग्रुप का मतलब होता है 3-4 बच्चों का ग्रुप बनाया जाता है किसी काम को करने के लिए। ये जो ग्रुप बनाया जाता है उसमें एक लेवल का यानी सभी 4 बच्चे टैलेंटेड नहीं होते हैं। 2 टैलेंटेड बच्चे के साथ 2 कमज़ोर बच्चे को या एक टैलेंटेड के साथ 3 कमज़ोर बच्चे को इस तरह से ग्रुप बनाया जाता है कि सबको कुछ ना कुछ सीखने का मौका मिले। फिर असेसमेंट जो होता है 2 प्रकार का, वो थोड़ा जान लेते हैं, फॉर्मेटिव और समेटिव। फॉर्मेटिव जो होता है ड्यूरिंग एजुकेशन यानी शिक्षा के दौरान, पढ़ने के दौरान फॉर्मेटिव होता है। और पढ़ाई अगर टॉपिक का पूरा हो गया या 6 माही और साल भर वाला जो एग्ज़ाम होता है वो आफ्टर में यानी बाद में होता है, तो ये समेटिव में आता है। फॉर्मेटिव जो होता है ये फॉर लर्निंग यानी शिक्षा अधिगम के लिए आकलन। फॉर्मेटिव जो होता है वो अधिगम के लिए आकलन होता है। समझने में कन्फ्यूजन के लिए, समझने में अगर किसी को दिक्कत है तो उसे क्लियर करने के लिए फॉर्मेटिव होता है। लेकिन समेटिव जो होता है वो ऑफ लर्निंग होता है, यानी साल में या 6 महीने में उसने क्या पढ़ लिया, क्या जान पाया, हम जो बताए उसमें कितना उसको समझ में आया, ये जानने के लिए समेटिव होता है। और फॉर्मेटिव का तीसरा गुण क्या होता है? इससे बच्चे में सुधार लाया जाता है। टीचर खुद अपने में सुधार लाते हैं कि हम दूसरा तरीक़ा से पढ़ा कर देखते हैं। और ये यानी इम्प्रूव करने के लिए फॉर्मेटिव का यूज किया जाता है, जबकि समेटिव जो है उसमें ग्रेड दिया जाता है, पास फेल कर दिया जाता है या रिजल्ट बनाने के लिए किया जाता है। और फॉर्मेटिव जो होता है ये टीचर के लिए और स्टूडेंट के काम का होता है। लेकिन समेटिव जो होता है वो पेरेंट के लिए, टीचर के लिए, स्टूडेंट के लिए, तीनों के काम का होता है। ज़्यादा ये पेरेंट के काम का होता है। फिर है कि अगर कोई ऐसा प्रश्न है कि जो लर्नर है यानी पढ़ने वाला है वो लूज इंटरेस्ट, यानी अगर आपके कक्षा में उसको इंटरेस्ट नहीं आ रहा है यानी उसका ध्यान भटक जाता है, तो आप क्या करेंगे? तो उसको बीच बीच में क्या करना चाहिए? उससे जुड़ी हुई कहानी सुनाना चाहिए। टेल स्टोरी यानी कहानी सुनाना या एक्टिविटी कराना चाहिए ताकि उसकी एनर्जी उसमें डिस्ट्रीब्यूट यानी बट जाए और पूरा ध्यान एजुकेशन पर यानी पढ़ाने के दौरान शिक्षा पर दे सके। अब थोड़ा RTE के बारे में जान लीजिए। RTE मतलब राइट टू एजुकेशन। ये 2009 कानून का नाम है, RTE 2009, लेकिन ये लागू हुआ था 1 अप्रैल 2010 को। तो इसमें क्या है? ये ऑल राउंड डेवलपमेंट पर बात करता है यानी सर्वांगीण विकास। इसमें 6 से 14 साल के आयु के बच्चे को फ्री और कंपलसरी शिक्षा दिया जाता है, ऐसा मौलिक अधिकार बनाया गया है। और अगर वो विकलांग है तो 6 से 18 वर्ष हो जाता है। ये दोनों याद रखना है। और इसमें ऑल राउंड यानी सर्वांगीण मतलब, तो सर्वांगीण में चारों
फॉर्म देखा जाता है, जैसे फिजिकल यानी शारीरिक विकास हो रहा है कि नहीं उम्र के हिसाब से, यानी हाइट वेट उसका बढ़ रहा है या नहीं। सोशल में होता है सामाजिक, यानी समाज में कैसा व्यवहार कर रहा है। मेंटल यानी मानसिक विकास, मानसिक में इसमें गणितीय क्षमता, तर्क क्षमता, और इमोशनल में उसका व्यवहार आता है। अब एक है कि न्यू वर्ड, नया शब्द सिखाने के लिए बच्चे को क्या करना चाहिए। तो नया शब्द सिखाने के लिए अगर विकल्प में है कि डायरेक्ट बता देना चाहिए, तो उसे आप नहीं लगाइएगा, क्योंकि डायरेक्ट विकल्प कभी भी नहीं होता है नया शब्द सिखाने के लिए। उसे पजल या क्लू के द्वारा, क्लू मतलब एग्जाम्पल द्वारा या हिंट देकर उसे खुद अनुमान लगाने देना चाहिए, उसके बाद ही नया शब्द बताना चाहिए। असेसमेंट तो हो गया। एजुकेशन जो होता है, हमारा एजुकेशन सिस्टम, वो 3 प्रकार का होता है। एक होता है फॉर्मल, एक इनफॉर्मल और एक नॉन फॉर्मल। तो फॉर्मल जो होता है उसके बारे में पहले जानते हैं। फॉर्मल जो होता है कि स्कूल में होता है, और इसमें एक नियम के तहत होता है कि जैसे मान लीजिए सुबह 9 बजे रोज़ जाना है, 3 बजे आना है, कौन सा विषय कब पढ़ाया जाएगा ये सब फिक्स रहता है, और आपको क्या पढ़ाया जाएगा, क्या उद्देश्य है, ये सब फिक्स रहता है, और एक सिस्टम पर ये काम करता है, और इसमें एक सिलेबस होता है। ये सब होता है फॉर्मल का विशेषता। लेकिन इनफॉर्मल जो होता है, फॉर्मल का हिंदी होता है औपचारिक। तो औपचारिक क्या होता है, विद्यालय के अंदर होता है, एक नियम के तहत होता है, एक व्यवस्था के द्वारा, और एक फिक्स सिलेबस के द्वारा होता है। इसमें पढ़ने वाले भी फिक्स होते हैं और पढ़ाने वाला भी फिक्स होता है कि यही टीचर आपको ये सब्जेक्ट पढ़ाएगा। लेकिन इनफॉर्मल जो होता है ये औपचारिक, अनौपचारिक होता है। ये घर में होता है, फैमिली में होता है, यानी घर में जो आप सीखते हैं, परिवार से जो सीखते हैं, सोसाइटी यानी समाज में जो आप चलते फिरते कुछ सीखते रहते हैं, ये इनफॉर्मल में आता है। एक और होता है नॉन फॉर्मल। नॉन फॉर्मल होता है कोरेस्पोंडेंस, यानी जैसे आप इग्नू में पढ़ते हैं या NIOS से जो DLED किया है, ये सब डिस्टेंस वाला जो क्लास होता है, ये सब कोरेस्पोंडेंस यानी नॉन फॉर्मल में आता है। फिर एक ग्रुप वर्क, अगर पूछेगा ग्रुप वर्क में क्या क्या आता है, तो आपको बोलना है कोलेबोरेशन यानी सहयोग। क्रिटिकल थिंकिंग मतलब होता है यानी चिंतन, वैसा चिंतन जिसमें कि सवाल जवाब किया जाए। फिर है प्रॉब्लम सॉल्विंग, यानी कोई तरह का समस्या दिया हुआ है, उसे आपको सॉल्व करना है। ये सब चीज़ें ग्रुप वर्क में दिया जाता है। जैसे प्रॉब्लम सॉल्विंग का मतलब आपसे पूछ ले कि बिहार की गरीबी को कैसे दूर करना है, तो इसमें 4 लोगों का ग्रुप बनाया जाता है, वो मिलकर आपस में चर्चा करके हर तरह का टॉपिक लिखते हैं। फिर है थिंकिंग। तो थिंकिंग यानी विचार, बच्चे में विचार करने का क्षमता का विकास करने के लिए क्या करना चाहिए, तो उसको पर्सनल रिस्पॉन्स क्वेश्चन पूछना चाहिए। पर्सनल रिस्पॉन्स क्वेश्चन मतलब कि आप इसके बारे में कैसा सोचते हैं। जैसे बिहार में अगर बाढ़ आ रहा है, तो अगर थिंकिंग वाला क्वेश्चन पूछना है, तो थिंकिंग विकसित करने के लिए बच्चे से अलग अलग सॉल्यूशन पूछना चाहिए, यह नहीं कि बुक से देखकर लिखना है। फिर इसी में आता है कि ओपन इंडेड और क्लोज इंडेड। ओपन इंडेड का हिंदी होता है मुक्त उत्तर वाले प्रश्न, और क्लोज इंडेड मतलब होता है बंद। क्लोज मतलब होता है बंद। तो क्लोज इंड, ओपन इंड वाला जो होता है, इसमें सब बच्चा का आंसर अलग अलग हो सकता है, और क्लोज इंड जो होता है इसमें फिक्स आंसर होता है। जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि 5 गुना 2 कितना होगा, तो आप 10 बताएंगे, और अगर ये 5 गुना 2 पूरे इंडिया में कहीं भी पूछा जाए तो वो 10 होगा। तो ये जो फिक्स आंसर है यानी फैक्चुअल आंसर है, ये क्लोज इंडेड में आता है। यही अगर पूछा जाए कि 10 को किस किस संख्या को गुना करके बना सकते हैं, या 10, तो इसमें 10 अगर पूछेगा क्या क्या संख्या गुना करके बना सकते हैं, तो कोई 2 गुना 5 भी बोल सकता है, कोई 5 पहले बोल के 5 गुना 2 बोल सकता है, कोई 10 गुना 1 भी बोल सकता है। इसमें यानी अलग अलग आंसर आ सकता है, तो ये ओपन इंडेड में आ जाता है। फिर लैंग्वेज। लैंग्वेज यानी भाषा। भाषा सीखने का जो होता है वो 4 स्तंभ होता है, L
एस आर और डब्लू। तो एल एस आर डब्लू क्या क्या है? एल से होता है लिसनिंग यानी सुनना, फिर होता है स्पीकिंग यानी बोलना, रीडिंग यानी पढ़ना, और राइटिंग मतलब लिखना। तो ये चारों प्रोसेस साथ में चलते रहता है, तभी हम कोई भाषा सीख पाते हैं। जैसे हम जो अपना क्षेत्रीय लैंग्वेज है, जैसे हम लोगों का अंगिका है या हिंदी है, तो उससे पहले हम सुनते हैं बचपन में, फिर हल्का हल्का बोलना सीखते हैं, बोलने के बाद उसे पढ़ते हैं और साथ में थोड़ा थोड़ा लिखना भी सीखते हैं। तो जितना हम सुनते हैं कोई भाषा और उतना ही हम बोलने के बारे में भी समझ होता है, उसे पढ़ने के बारे में भी आइडिया लगता है और उसे हम लिखना भी शुरू कर देते हैं। तो कोई भी लैंग्वेज जो होता है उसका 4 स्तंभ होता है, लिसन, स्पीक, रीड और राइट। एक और टॉपिक है इसमें जेंडर बायस। जेंडर बायस मतलब होता है भेदभाव करना, यानी पहले से किसी के बारे में सोच लेना कि अगर वो मेल है तो ये काम कर पाएगा, ये काम उससे नहीं होगा। अगर कोई फीमेल है तो वो क्या क्या काम कर सकता है, क्या उससे नहीं होता है। ऐसा अगर हम पहले से सोच लेते हैं तो ये जेंडर बायस में आता है।